डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ, उपन्यास और पॉडकास्ट लेखक द्वारा लिखी गई मौलिक रचनाएं हैं। ये रचनाएं केवल मनोरंजन एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन कहानियों में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, जाति या समुदाय से इनका कोई जानबूझकर संबंध नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी सामग्री से किसी को आपत्ति हो, तो कृपया हमें सूचित करें, आवश्यक सुधार किया जाएगा। इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली ये कहानी, उपन्यास मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है। ये रचना इसके मूल लेखक की है। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए चैट सपोर्ट उपलब्ध है। लाउडस्पीकर नए नए स्टोरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वो सीगल बीस्ट पर बैठा आदमी वामिका को देखते हुए बोल रहा था। उसके आंखों में ठरकपन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे वामिका पसंद आ गई थी। वो आगे कहता है, अगर तुम उस खजाने को नहीं देना चाहते, तो मैं इस खजाने को ही लेकर चला जाऊंगा। ये खजाना भी किसी खजाने से कम नहीं है। क्या कहते हो सेक्ट लीडर राजीव, क्या मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा सकता हूँ? वामिका उसकी ऐसी बेहुदा बातें सुनकर उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो आदमी झट से उसके ही पास आकर उसकी तलवार को झटक देता है। वो अब वामिका के बॉडी को ठरक भरी नजरों से देख रहा था। उसके अंदर तो अब बस वामिका को पाने की आग लग गई थी। वो भूल गया कि वो यहाँ वास्तव में क्या लेने आया था। वो वामिका से कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलती हो, तो रानी बनाकर रखूंगा मैं, लेकिन तुम्हें मुझे रोज खुश करना होगा। ये सुनकर तो वामिका गुस्से में आ जाती है, और वो हमला करने के लिए फिर से अपने तलवार पर खड़ी होकर आगे बढ़ती है। वो आदमी अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और कहता है, तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, तो फिर ठीक है, ये लो। इतना कहकर वो वामिका पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वामिका नीचे आ जाती है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे पिता को मारूंगा। इतना कहकर वो सेक्ट लीडर राजीव पर एनर्जी प्रेशर को बढ़ा देता है। सेक्ट लीडर राजीव अब गुस्से से लाल हो जाते हैं, भले ही वो अभी भी उठ पाने की हालत में ना हो। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहने की, और उसे चोट पहुंचाने की? अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मैं कब से तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा खजाना हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद अब तुम्हारा जीने का समय खत्म हो गया है, जो तुम मरने के लिए इतना पागल हो। आदमी देखता है कि राजीव के बातों में अब कुछ अलग ही दम आ गया था। राजीव अपनी स्टोरेज रिंग से एक टूथपिक निकाल लेता है। ये वही टूथपिक था जिसे अक्षत ने कचरा समझकर फेंक दिया था, और राजीव ने कचरे से इसे उठा लिया था। वो आदमी एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था कि सेक्ट लीडर राजीव कुछ खतरनाक हथियार निकलने वाले हैं, लेकिन एक टूथपिक को देखकर वो हंसने लगता है। वो कहता है, अब तुम मुझे एक टूथपिक से मारने वाले हो? क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पर? मेरा तो हंस हंस कर पेट दर्द करने लगा। राजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो उस टूथपिक को चूमते हैं और फिर उसकी तरफ अपनी एनर्जी के साथ फेंकते हैं। वो आदमी तो अभी भी यही बोले जा रहा था, एक टूथपिक क्या ही बिगाड़ देगा मेरा। लेकिन तभी उसकी नजर उस आते हुए टूथपिक पर पड़ी, जो हवा को चीरते हुए काफी तेजी से बढ़ रहा था। उसके चारों ओर एक अलग ही एनर्जी का क्षेत्र बन रहा था, जो उसे बहुत ही पावरफुल दिखा था। उसके मुंह से निकलता है, क्या ये हाई ग्रेड का हथियार है? वो और कुछ भी बोल पाता कि वो टूथपिक उसके सीगल बीस्ट के गर्दन में छेद करते हुए उस आदमी के दिल के आर पार निकल गई। उसके मुंह से आखिरी शब्द ये थे कि यह असंभव है, नामुमकिन। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। वो शौक में ही मारा जा चुका था। वो अब अपने बीस्ट के साथ नीचे गिर गया था, और राजीव तो कमर पर हाथ रख, सिर ऊपर किए खड़े थे। सभी श्रेष्ठ और सेक्ट के लोग उन्हें देख रहे थे। सभी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से उनके सामने ये हुआ क्या। अभी एक पल पहले ही वो आदमी सेक्ट लीडर राजीव पर भरी पड़ रहा था, और अगले ही पल उसकी कहानी ही खत्म। कहाँ गई इसकी मार्शल लेवल 9 की पावर? क्या ये झूठ मूठ का कल्टीवेटर था, जो सेक्ट लीडर राजीव के एक ही हमले में मारा गया? वामिका राजीव पास आकर कहती है, पिताजी आप ठीक तो हैं? जब आप उसे पहले ही इस हथियार से मार सकते थे, तो आपने अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली? राजीव हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं तो बस तुम्हें लड़ने का एक मौका दे रहा था, ताकि तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और सीधे सीधे मार देता तो मजा नहीं आता ना। मैं अब सीनियर अक्षत का फॉलोअर बन चुका हूँ, तो पहले अपने आप को लो प्रोफाइल रख रहा था, जैसा कि सीनियर अक्षत करते हैं। वो हमेशा ही अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी की बातें हम रास्ते में कर लेंगे। अब हम चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। हमें नागपुर एकेडमी पहुंचना होगा।
इधर अक्षत को जोर से छींक आती है। वो कहता है, अब इस भरी दोपहरी में मुझे कौन याद कर रहा है? कहीं मुझे वाणी तो नहीं याद कर रही है? हाँ, अब वो भी पता नहीं कहाँ होंगी, मास्टर तो छोड़कर पहले ही चली गई हैं। अरे मैं तो भूल ही गया कि कल नागपुर एकेडमी में एडमिशन शुरू है। वो सभी नए का लिटिवेटर को अपने एकेडमी में एडमिशन दे रहे हैं, मुझे भी चल वहां पहुंचना है। स्पीति वैली एक काफी बड़ा एरिया था, जिसमें कि जंगल और पहाड़ी एरिया के साथ कुछ मैदानी एरिया भी था। अक्षत इसी में पहाड़ी और जंगल पर रहता था। उससे ही थोड़ी दूरी पर स्पीति वैली के बॉर्डर पर मार्केट था, जहां दूर दूर से लोग आते जाते रहते थे। और फिर मैदानी एरिया में स्पीति वैली सेक्ट बना हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए बना हुआ था। स्पीति वैली के बगल में ही था नागपुर, और नागपुर में ही था नागपुर एकेडमी, जहां लोग कल्टीवेशन और भी कई तरह के प्रोफेशन सीखने जाते हैं, जैसे फॉर्मेशन, लोहारी, डॉक्टरी, पेंटिंग, केमिस्ट वगैरह वगैरह। वैसे सेक्ट में भी वही होता है, लेकिन सेक्ट केवल अपने ही नागरिकों को कल्टीवेशन और रिसोर्स देता है, लेकिन एकेडमी में कोई भी कुछ पैसे देकर पढ़ और सीख सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। इसमें कोई भी कहीं से आ सकता है। नागपुर एकेडमी स्पीति वैली के बॉर्डर से काफी पास में ही थी, और अक्षत भी स्पीति वैली के बॉर्डर के करीब ही रहता है, बस वो पहाड़ियों पर रहता है। और नागपुर में ही खुफिया जगह पर नागपुर जहर हॉल है, जिसका लोकेशन कोई नहीं जानता। जहर मास्टरों के अलावा सिर्फ जहर मास्टर ही उसके लोकेशन के बारे में जानते हैं, और कोई पता लगाने गया भी तो वो कभी लौटकर नहीं आया। अक्षत एकेडमी में जाकर कल्टीवेशन करना सीखना चाहता है। उसे और बाकी के प्रोफेशन तो आते ही थे, बस कल्टीवेशन ही करना उसे नहीं आता है। वो अब ऊपर देखते हुए कहता है, भगवान प्लीज इस बार मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर दो, जिससे कि मैं कल्टीवेशन करना सीख जाऊं। प्लीज भगवान, बस मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत कर दो। उसके बाद तो मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक ऊंचे लेवल का कल्टीवेटर बन जाऊं। उसके बाद तो मैं क्या करूंगा? हाँ, याद आया, उसके बाद मैं शादी करूंगा और मजे से यहाँ रहूंगा। कितना मस्त जिंदगी होगी मेरी। उसका ये दिवा स्वप्न टूट जाता है, तो वो होश में आकर कहता है, प्लीज मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर देना, मैं तुम्हें रोज लड्डू बनाकर खिलाऊंगा। ईशानी, जो कि उसके थोड़ी दूरी पर टॉमी के साथ खेल रही थी, वो अक्षत को अपने आप से बातें करते देख सोचती है, ये क्या कर रहा है? किसी से बातें कर रहा है? कोई तो इसके पास भी नहीं है, पागल तो नहीं हो गया है ये? अक्षत ने ईशानी के लिए 2 कपड़े सिलकर तैयार कर लिए थे, वो ईशानी को बुलाकर वो देता है। ईशानी देखकर थोड़ा हैरान होती है कि अक्षत को तो सिलाई भी करने आती है। वो सोचती है, क्या ये लड़कियों वाला काम नहीं है? इसे तो ये काम भी करना आता है, वह भी बहुत अच्छे से। ईशानी कहती है, तुम सच बताना, कहीं तुम कोई लड़की तो नहीं हो? तुम अच्छा खाना बना लेते हो, अच्छा सिलाई भी कर लेते हो, ऐसा लगता है कि तुम कोई लड़की ही हो। ये सुनकर तो अक्षत का मुंह ही अजीब सा बन जाता है। वो सोचता है, तुम्हें क्या पता, मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहां तो ये काम दोनों करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़के ही अक्सर सिलाई का काम करते हैं, और होटल में भी अक्सर लड़के ही शेफ का काम करते हैं। अक्षत कहता है, ये काम करने से कोई लड़का लड़की थोड़ी हो जाता है। ईशानी कहती है, लेकिन तुम ऐसे काम करते हो कि कोई भी यही समझेगा। अक्षत कहता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं अपने लड़के होने का क्या सबूत दूं? ईशानी कुछ सोचने लगती है, और फिर वो अक्षत के प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रही थी। उसे अपने नीचे देखते देख अक्षत का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहता है, तुम तो मुझे ठरकी कह रही थी, और तुम खुद भी वही कर रही हो। ईशानी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, मैं कहाँ कुछ ऐसा वैसा कर रही हूँ। अक्षत अपना बनाया हुआ कपड़ा उसे देता है। ईशानी कपड़े लेकर अंदर जाती है, और फिर पहनकर जब बाहर आती है, वो मुलायम सिल्क के चमकदार कपड़े उस पर काफी अच्छे लग रहे थे। वो किसी नन्ही परी से कम नहीं लग रही थी। अक्षत कहता है, ये तुम पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मेरा मेजरमेंट बिल्कुल ठीक था। क्वोट, मेजरमेंट? तुमने कब मेरा मेजरमेंट ले लिया, मुझसे बिना पूछे? ईशानी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। अक्षत कहता है, अरे मुझे तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं है, मेजरमेंट लेने के लिए मैं ऐसे ही देखकर बता सकता हूँ। अक्षत सोचने लगता है, मैंने अपनी दुनिया में ऐसे लोगों को देखा था, जो बस एक ही नजर में सारा मेजरमेंट बता देते थे। मैं उनसे बहुत इंप्रेस हो जाता था, लेकिन आज देखो ये टैलेंट मेरे पास भी है। शाम हो गई थी, अक्षत सबके लिए खाना तैयार कर रहा था, तो ईशानी भी उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वो मदद करने से ज्यादा काम बढ़ा रही थी। कहीं कुछ गिरा देती, तो कहीं कुछ। अंत में अक्षत परेशान होकर कहता है, तुम
से अच्छा तो टॉमी है, जो मेरी मदद कर रहा है, वो भी अच्छे से। तुम तो मेरा काम और बढ़ा रही हो, इससे अच्छा तो तुम जाकर चुपचाप वहां बैठ जाओ। ईशानी अपना मुंह फुलाकर बाहर बैठ जाती है। उसने आज तक कभी ऐसे खाना नहीं बनाया था, उसने बस इधर उधर से चोरी ही की थी, खानों की या फिर पैसों की। इधर टॉमी तो अपना सिर गर्व से ऊपर कर लेता है, आखिर उसके मास्टर ने उसकी प्रशंसा जो की थी। वो सोचता है, तुमने क्या सोचा कि मास्टर की मदद करके तुम मास्टर के दिल में नंबर 1 पर आ जाओगी? नहीं, नंबर 1 पर तो हमेशा मैं ही रहने वाला हूँ। इतना सोचकर अपना चेहरा आगे कर लेता है और अक्षत को पानी लाकर देता है, और उसके बाद वो वही चुपचाप उसके पास बैठ जाता है, ताकि अक्षत उसे कोई दूसरा ऑर्डर दे तो वो पूरा कर सके। CH47 एंट्री फीस। अक्षत सबसे लिए रात का खाना तैयार कर रहा था और उसकी मदद टॉमी कर रहा था। वो ठीक अक्षत के पीछे ही बैठा था, तभी अचानक से उसने जिस तेल को डाला था वो गलती से आग में चला जाता है, जिसके की आग एक बड़े से ज्वाला के रूप में आगे बढ़ने लगी। अक्षत तो झट से सामने से हट गया, लेकिन टॉमी तो ठीक उसके पीछे था। उस आग की लिपटों ने टॉमी के मुंह को पकड़ लिया। कुछ देर के लिए तो टॉमी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। उसके मुंह पर आग जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया वो तुरंत की पानी की टब की तरफ भागा और उसमें अपना सिर डाल लिया। जब आग बुझ गई तो अपना सिर बाहर निकाला। सभी उसे देखकर हंसने लगे। वो अब सफेद डॉगी काम पांडा ज्यादा लग रहा था। अक्षत को भी हंसी आ रही थी, लेकिन जब वो टॉमी का मासूम चेहरा देखता है तो वो शांत हो जाता है। वैसे भी गलती तो उसी से हुई थी। वो अब टॉमी के पास आकर कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो एक बहुत ही प्यारे पांडा लग रहे हो। मास्टर की प्रशंसा सुनकर टॉमी का घमंड से चेहरा ऊपर न हो ये हो सकता था भला। वो सोचता है, हूं तुम सब हंस लो, तुम सब मूर्ख हो। एक महान पेंटिंग की पहचान एक महान पेंटर को ही होती है, और बाकी के सब तो बेकार होते हैं। मास्टर ही मेरी रियल वैल्यू जानते हैं। सभी अब डिनर कर चुके थे, सभी अब बाहर बैठकर आसमान को देख रहे थे। टॉमी और कौवा तो अक्षत से सट कर बैठे थे। श्वेता, जो कि अब अक्षत के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, वो तो उसके कंधे पर ही हमेशा रहती थी। अक्षत को श्वेता से एक जुड़ाव महसूस होता था। ये सब इसलिए था क्योंकि श्वेता ने अक्षत के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था। काफी रात हो गई थी। ईशानी बगल में बैठी थी। वो कहती है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हें जंगली बीस्ट से डर नहीं लगता है? अक्षत कहता है, शुरू शुरू में डर लगता था और अब भी लगता है। ईशानी उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है। उसने अक्षत के बोलने के अंदाज से ये सोचा कि वो कहेगा कि शुरू शुरू में लगता था लेकिन अब नहीं, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहा था, उसे अब भी डर लगता है। अक्षत आगे कहता है, वो तो बात यह है कि यहाँ जंगली बीस्ट आते नहीं है। ये जगह तो मुझे रहने के लिए मेरी मास्टर ने दिया था। तुम्हारी मास्टर ने? वो कौन है? ईशानी ने कहा। अक्षत कहता है, मेरी मास्टर का नाम भूमि है। वो बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उन्होंने ही मुझ जैसे एक अनाथ लड़के को सब कुछ सिखाया है। ईशानी कहती है, क्या तुम अनाथ हो? अक्षत सोचता है, हाँ, अनाथ ही हूँ, अपने दुनिया में भी और यहाँ पर भी। वो कहता है, हाँ, ऐसा कह सकती हो। ईशानी अब अक्षत के चेहरे को देख रही थी, जिस पर थोड़ा दुख था। वो भी अनाथ है तो अक्षत की दर्द को वो समझ सकती थी कि उसे कैसा लग रहा होगा। वो बात बदलने के लिए कहती है, वैसे क्या तुम्हारी मास्टर पावरफुल थी? अक्षत कहता है, मैंने कभी उनकी पावर तो नहीं देखी, लेकिन उन्हें सब कुछ आता है। जहां तक मैं समझ पाया शायद वो बहुत ही बड़ी कल्टीवेटर हैं, क्योंकि वो न जाने कब चली जाती और कब वापस आ जाती, कुछ पता ही नहीं चलता था। ईशानी अक्षत को ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, इसकी मास्टर एक बहुत बड़ी कल्टीवेटर थी। इसकी बातों से तो यही लग रहा है, लेकिन अगर वो पावरफुल थी तो इसके जैसे एक मामूली इंसान को सिखाने से उन्हें क्या मिला होगा? इसके आंखों को देखकर लगता है कि ये अपने मास्टर को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तभी अक्षत ईशानी का चेहरा देखता है। उसे नींद आ रही थी। वो कहता है, तुम मेरे बेड पर सो सकती हो। ये सुनते ही तो ईशानी की नींद गायब हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। ईशानी उसे मारते हुए कहती है, तुम अब तक तो मुझे ताड़ देख रहे थे और अब तुम मुझे बेड पर ले जाने की बातें कर रहे हो। अक्षत को समझ नहीं आया कि अब क्यों उसे पीटा जा रहा है इस लड़की के द्वारा। जब से होश में आई है तब से ही ऐसे बात बात पर मरने लगती है। उसने तो बस इसे बेड पर ही तो सोने को कहा है, भला इसमें ऐसे गुस्सा होने वाली क्या बात है? अक्षत कहता है, क्या तुम मेरे बेड पर नहीं सोना चाहती हो? ये सुनकर तो ईशानी उसे और भी जोर से मारने लगती है। मतलब एक तो इसे शर्म भी नहीं आ रही है और फिर मुझसे ऐसे पूछ रहा है।
कि मेरे बेड पर सोना चाहती हो कि जैसे मैं इसके बेड पर सोने के लिए ही मरी जा रही हूं। ऐसा ईशानी सोच रही थी। अक्षत कहता है, ठीक है, फिर तुम यही बाहर सो जाओ, मैं ही अपने बेड पर सो जाऊंगा। ईशानी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अक्षत कहता है, मैं ये कह रहा था कि तुम अंदर जाकर मेरे बेड पर सो जाओ, और मैं यहाँ बाहर ही सो जाऊंगा। ईशानी को अब समझ आया कि अक्षत उसे क्या कहना चाहता था। उसने तो गलत समझ लिया, उसने ये समझ लिया कि अक्षत उसके साथ बेड पर सोने को कह रहा है। वो सोचती है इसे पूरी बात बोलनी चाहिए थी ना, कोई भी होगा कंफ्यूज हो जाएगा। वो अपना बाल झटकते हुए अंदर जाते हुए कहती है, तुम यही सो जाओ, मैं अंदर सो जाती हूँ। अक्षत तो उसे ऐसे करता देख बड़बड़ाता है, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलती है, अब तक तो मुझे मार रही थी और अब देखो खुद ही अंदर सोने चली गई, छोड़ो भी, मैं तो चला सोने। इतना कहकर वो सो जाता है। अगली सुबह वो तैयार होकर जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार करता है। वो टॉमी और कौवे को घर का ख्याल रखना को कहता है। ईशानी पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो? अक्षत कहता है, हाँ, मैं नागपुर एकेडमी जा रहा हूँ, वहाँ एडमिशन के प्रक्रिया को देखने के लिए। ईशानी कुछ अक्षत से कहना चाहती थी, लेकिन रुक जाती है। दरअसल वो भी उसके साथ जाना चाहती थी, और उसकी तो कल्टीवेशन पावर भी जागृत है। वो इस समय मार्शल लेवल 3 पर है, तो उसका एडमिशन वहां बड़े ही आसानी से हो सकता था। लेकिन वो ये सोचकर रुक जाती है कि ऐसा करने पर उसके ऊपर और भी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया। अक्षत ने सिर्फ ये बताया कि वो वहां एडमिशन की प्रक्रिया को देखने के लिए जा रहा है, जबकि वो भी वहां एडमिशन ही लेने जा रहा है, पर वो यह ईशानी को नहीं बताता। वो सोचता है कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वैसे भी वो कई बार फेल ही हो चुका है। वो अब कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। वो जाते हुए ही कहता है, मुझे आने में शाम हो जाएगी, मैंने तब तक के लिए तुम सबके लिए खाने को बनाकर रख दिया है। इतना कहकर वो उन सबको बाय करके चला जाता है। अक्षत के कुछ देर जाने के बाद टॉमी और कौवा श्वेता को ढूंढने शुरू करते हैं, लेकिन वो तो यहाँ थी ही नहीं। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि श्वेता भी अक्षत के साथ चली गई है। इधर अक्षत अपने बैग में हाथ डालता है कुछ फ्रूट निकाल कर खाने के लिए, लेकिन उसके हाथ तो कुछ और ही लगता है। वो उसे देख कहता है, हो रे श्वेता, तुम कब इसमें आ गई? श्वेता तो बस अपना सिर हिलाए जा रही थी। अक्षत उसे बैग में वापस रखते हुए कहता है, देखो तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो फिर कोई तुम्हें मार देगा तब, इसलिए इसी में रहना, वैसे भी वापस जाने का रास्ता तो तुम्हें याद ही नहीं होगा। इतना कहकर वो नागपुर एकेडमी की तरफ अपने पैर तेजी से बढ़ाने लगता है। दोपहर होते होते वो नागपुर एकेडमी पहुंच जाता है। नागपुर एकेडमी बहुत ही बड़ा था, उसकी सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। उसमें काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, और सभी ग्रुप के अलग अलग बिल्डिंग और एरिया थी, जैसे लोहार ग्रुप का अलग, केमिस्ट ग्रुप का अलग, डॉक्टर ग्रुप का अलग, फॉर्मेशन ग्रुप का अलग, ऐसे ही बाकी के प्रोफेशन के, और सबसे बीच में था कल्टीवेशन सीखने का। ये ठीक हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी की तरह ही था, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग। अक्षत तो चारों ओर देखते ही रह गया था। उसने जैसा नागपुर एकेडमी के बारे में सुना था, वह ठीक ऐसे ही था। अक्षत जब एकेडमी के कैंपस में जाने के वाला था कि उसे गेट पर ही दो गेट कीपर रोक लेते हैं। उसने पूछा कि उसे क्यों रोका गया है। तो गेट कीपर कहता है, अंदर जाने के लिए तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे रहे होंगे एंट्री फीस के तौर पर। 1000 सोने के सिक्के, इतना महंगा? अक्षत के मुंह से निकलता है। इतने में तो अक्षत कई दिन के खाना खा सकता था, और घर पर भी ले जा सकता था। अरे ये उसके आधे महीने की खर्च थी। वो गेटकीपर कहता है, अरे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिन्हें एडमिशन नहीं लेना है वो भी फालतू में अंदर जाकर भीड़ मचाएंगे, जिससे टेस्ट की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल पाएगी। अक्षत सोचता है, हाँ बात तो सही ही है, अगर फालतू में लोग वहां पहुंच जाएंगे तो इससे माहौल बिगड़ जाएगा, और फीस लेने से सिर्फ वही लोग जाएंगे जो एडमिशन के लिए सीरियस हैं। वो कहता है, लेकिन 1000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं? वो गेट कीपर कहता है, ज्यादा? भाई तुम कहां से आए हो? ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, यहाँ ये सबसे कम रखा गया है। हालांकि अक्षत के पास वाणी का दिया गया अभी 1 लाख सोने के सिक्के हैं, जो उसे लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन के रूप में मिले हैं, लेकिन अब वो ठहरा पृथ्वी का, तो ये गुण उसके अंदर से थोड़ी जाएगा पैसे बचाने की। तभी उसके बगल से एक अमीरजादा गुजरता है, जो गेट कीपर की तरफ एक पोटली उछाल देता है,
जिसमें टोटल 1500 सोने के सिक्के थे, क्योंकि उस पर बैंक मोहर लगा हुआ था बैंक की तरफ से। लोग बैंक में जाकर अपने लो ग्रेड की स्प्रिट स्टोन को सोने के सिक्के में एक्सचेंज करा सकते थे। गेटकीपर कहता है, सर इसमें तो 1500 सोने के सिक्के हैं। वो अमीरजादा कहता है, अरे बाकी का तुम दोनों रख लो। वो दोनों गेटकीपर तो खुश हो जाते हैं। अक्षत तो उस अमीरजादे को देखकर सोचता है, वाह क्या बात है, 500 सोने के सिक्के ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही मेरे लिए भी दे देता तो मेरे पैसे बच जाते। अमीर होने का मजा ही कुछ अलग है। वो अमीरजादा अब अंदर चला जाता है। अक्षत अब अपने बैग से गिनकर 1000 सोने के सिक्के उन्हें देता है। उसे देने में ये हिचक हो रही थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, और कोई रास्ता उसके पास था भी तो नहीं। वो अपने 1000 सोने के सिक्के जाने की वजह से मन ही मन रो रहा था। CH-48 गेट कीपर्स जॉब। अक्षत मन ही मन रो रहा था, अपने 1000 सोने के सिक्के जाने की वजह से। उसे तो अब ये लग रहा था कि वो गरीब हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये बात सही भी थी। अक्षत कुछ ही पैसे लेकर घर से चला था, उसे क्या पता था कि एंट्री फीस भी लग जाएगी। है घर पर अभी भी उसके पास 98,000 की वैल्यू बची है। वो एंट्री फीस दे चुका था, लेकिन वो देखता है कि दोनों गेट कीपर उसे बड़े ही अजीब नजरों से घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ और भी उससे चाहते हो। अक्षत सोचता है, अब क्या हुआ, मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर इन्हें 1000 सिक्के दे दिए हैं, तब भी मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। वो दोनों गेट कीपर कहते हैं, आप अपने टेस्ट में सफल हो सर। अक्षत इसके लिए उन दोनों को धन्यवाद करता है। वो दोनों गेट कीपर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जो चाहते थे वो उन्हें मिला ही नहीं। वो दोनों फिर से कहते हैं, आप अपने टेस्ट में सफल हो। अक्षर सोचने लगता है, ये दोनों बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं। तभी वहां एक और लड़का अंदर जा रहा था। वो उन दोनों को 1000 सोने सिक्के देता है, और दोनों उससे भी ये लाइन कहते हैं। तो वो लड़का दोनों को 30 सोने के सिक्के टिप तौर पर देता है। अब जाकर अक्षत को समझ आया कि ये दोनों गेट कीपर तो उससे भी टिप मांग रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा कमाई। अक्षत सोचता है, यहां मैंने इतनी मेहनत से कमाए पैसे इन्हें दे दिया और ये दोनों टिप भी चाहते हैं। अरे भाई, इतना भी मैं अमीर नहीं हूं, और न ही इतना दानी। अक्षत अब अपने दिमाग में इन दोनों गेट कीपर की एक्स्ट्रा कमाई के बारे में गुना गणित करने लगता है। आखिर वो ठहरा पृथ्वी से, तो उसकी ये आदत थोड़ी जाने वाली थी। हाँ, यहाँ लगभग 10,000 लोग टेस्ट देने आए होंगे। लगभग सभी 30 सिक्के दे रहे हैं टिप के तौर पर। कोई कोई तो 200 तक दे रहा है। ऐसे में तो इनकी कमाई लाखों में पहुंच जाती होगी। इतनी कमाई सिर्फ कुछ शब्द कहने से, ये तो काफी बढ़िया है यार। ऐसा अक्षत के दिमाग में चल रहा था। वे दोनों गेट कीपर उसे बड़े ही कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि अक्षत खड़े खड़े क्या अजीब सा चेहरा बनाए जा रहा था। कभी सिर हिलाता, कभी खुश हो जाता। वो अब उस गेट कीपर के पास जाकर कहता है, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ का गेट कीपर कैसे बना जा सकता है। मैं थोड़ा कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अब तो दोनों गेट कीपर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहे थे, मानो कि सामने कोई भूत देख लिया हो। अरे सच में भूत ही था। मतलब वो दोनों इससे टिप मांग रहे हैं, और ये तो उनसे उनकी ही नौकरी छीनने का तरीका पूछ रहा है। अरे कोई पागल ही होगा जो इसे बताएगा। वो दोनों समझ चुके थे कि उन्हें इस लड़के से कुछ भी नहीं मिलने वाला, और अगर ये यहाँ और देर रहा तो कहीं सच में ये उनकी नौकरी ही न किया जाए। दोनों तुरंत उसे अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन अक्षत तो उन्हें अब रुक कर घूर रहा था। अरे अब उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो दोनों उसे धकेलकर अंदर कर देते हैं। अरे उन्हें अपनी नौकरी इसके छोटे से टिप से ज्यादा प्यारी थी। भाई तू टिप रहने दे देने को, लेकिन हमारी नौकरी मत खा। ऐसा दोनों गेट कीपर सोच रहे थे। अक्षत उनके ऐसे करने पर अंदर जाते हुए सोचता है, अरे मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। मैं भी गेट कीपर बनकर पैसे कमाना चाहता था। छोड़ो, लगता है मुझे ये नहीं मिलने वाला। अक्षत अब कैंपस के रास्ते में जा रहा था। वो एकेडमी की सुंदरता देख रहा था। बाहर से तो ये कुछ अलग, लेकिन यहाँ से तो यह और भी ज्यादा सुंदर था। वहाँ कई सारे पौधे वगैरह भी लगाए गए थे। अक्षत को सभी का नाम पता था। वो अभी रास्ते में ही था कि उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे अच्छे से पहचानते थे। ये सभी मार्केट के ही कुछ काम करने वाले लोग थे। वो सब भी यहाँ टेस्ट देने आए थे। इनमें से एक तो छोटे मोटे हथियार बनाता था, जो कि एक लोहार था जिसे अक्षत ने काफी कुछ सिखाया था। ऐसे ही और सब भी बाकी के थे। यहाँ तक कि 2 लड़कियां स्पीति वैली ब्रोथल हॉल से भी थी। वो सभी अक्षत के पास आकर कहते हैं,
अरे अक्षत सर, आप भी यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं? अक्षत तो उन सबको यहाँ देखकर थोड़ा हैरान तो था, पर ये बात किसी से छिपी थोड़ी थी कि नागपुर एकेडमी में एडमिशन चल रहा है। अक्षत अब उनसे छिपा तो सकता नहीं था कि वो यहाँ क्या करने आया है। वो अपना सिर खुजाते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ, मैंने सोचा कि एक बार मैं भी टेस्ट दे ही दूं, और आप सभी भी इसलिए ही आए हैं। एक लड़का अक्षत के पास आकर थोड़ा धीमे से कहता है, यहाँ सिर्फ एडमिशन लेने वाले ही नहीं आए हैं, बल्कि कुछ तो यहाँ ब्यूटी देखने आए हैं। सुना है कि यहाँ की प्रिंसिपल रंजीत शर्मा की बेटी कीर्ति शर्मा बहुत ही खूबसूरत है। अक्षत कहता है, क्या सच में? वो लड़का अक्षत को इंटरेस्ट लेते देख कहता है, और नहीं तो क्या। आप ही सोचिए कि क्या सभी यहाँ टेस्ट ही देने आए हैं? नहीं, कई तो पहले से ही किसी एकेडमी में है। मैं तो सुना है कि नागपुर के दूसरे राजकुमार उन्हें पसंद भी करते हैं, और उनको शादी का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन सीनियर कीर्ति ने वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अक्षत कहता है, तो राजा ने कुछ नहीं कहा? वो लड़का कहता है, अरे राजा क्या ही कर सकता है? वो एकेडमी से कोई पंगा नहीं ले सकता है। एकेडमी राजा से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, उसके इतने सारे पावरफुल स्टूडेंट हैं। वो तो राजकुमार को एक ही पल में निपटा सकते हैं, और राजा के सेना में भी तो कई बड़े पद पर एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं। तो अगर राजा कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं, तो सारे स्टूडेंट एकेडमी के साथ खड़े हो जाएंगे और तब तख्तापलट भी हो सकता है। अक्षत सोचता है, वाह क्या बात है, ये पावर है यहाँ के एकेडमी की, इस पर यहाँ के राजा का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो लड़का कहता है, और मैं तो ये भी सुना है कि कई देश को तो वहाँ की एकेडमी ही संभालती है, वो ही देश का राजा भी चुनती है। सभी को अब एक दूसरे एरिया में भेज दिया जाता है, जहाँ सामने ही एक बड़ा गोल प्लेटफॉर्म बना हुआ था। अक्षत अपने आप को देखकर सोचता है, बस मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो तो मैं शायद आगे जा पाऊं। टेस्ट में काफी ज्यादा लोग आए थे। अक्षत की नजर अपने ठीक सामने दूसरी तरफ एक लड़के पर जाती है, जिसके चारों ओर काफी लोग खड़े थे और उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़का अपने ही घमंड में खड़ा था, मानो उसे इन सब के बोलने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और उसके ही बगल में एक लड़की खड़ी थी, जो बहुत ही शांत थी, लोग उसके थोड़ा दूरी बना रहे थे। अक्षत अपने बगल के लड़के से पूछता है, वो लड़का और लड़की कौन है? तो अक्षत के बगल वाला लड़का अक्षत को बताता है, मैं जहां तक जानता हूं, वो दोनों भाई बहन है, और दोनों ही यहाँ नागपुर के गुप्ता फैमिली से आते हैं। दोनों ही जीनियस है अपने फैमिली में, और देखा जाए तो यहाँ आए सभी लोगों में सबसे ऊपर वही आते हैं। ओह अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस लड़के को कई लोग घेर कर खड़े हैं, जबकि उस लड़की से लोग दूर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? अक्षत ने कहा। वो लड़का कहता है, दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सैल है, उसने तो कई बार अपने गार्ड को भी पीट दिया है, तो लोग उससे डरते हैं। और वहीं वो लड़का काफी ठीक है इस मामले में। तभी सामने की स्टेज पर एक खूबसूरत 18 से 19 साल की लड़की आती है। उसके आने से भीड़ में एकदम शांति हो जाती है। उसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, उसने शायद थोड़ा सा मेकअप भी कर रखा था, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसे देखकर तो वहां के सभी लड़कों के दिल ही बाहर आ जाते हैं, उनके आंखों को नयन सुख प्राप्त हो रहा था। अक्षत भी जब स्टेज पर खड़ी लड़की को देखता है, तो उसके मुंह से निकलता है, सच में एकेडमी की खूबसूरती तो लाजवाब है। तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, आप सभी का मैं नागपुर एकेडमी के कैंपस में स्वागत करती हूँ। अक्षत सोचता है, तो क्या यही है यहाँ इस एकेडमी के प्रिंसिपल की बेटी? सच में सब सही ही कह रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसकी आवाज तो ऐसी है कि मानो कोई बुलबुल गीत गा रही हो। कीर्ति आगे कहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नागपुर एकेडमी में आज से एडमिशन शुरू हुआ है, और ये कई दिनों तक चलता रहेगा। एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए आप सबको पहले टेस्ट देना होगा। टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो आपकी कल्टीवेशन की जांच होगी। अगर आपकी कल्टीवेशन पावर जागृत है, तो आप दूसरे टेस्ट के लिए क्वालिफाई है, नहीं तो आप फेल है। दूसरे भाग के टेस्ट में सभी सिलेक्टेड लोगों को आपस में लड़ना होगा, और फिर उनमें से जो 200 लोग जो बच जाएंगे, वही एकेडमी में सेलेक्ट हो जाएंगे। इतना याद रहे, फेल हुआ व्यक्ति दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता है। हाँ, वो अगले साल होने वाले एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो अब हम बिना देरी किए एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सभी को ये प्रक्रिया पहले से ही पता थी, तो पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती,
कीर्ति अब देखती है कि कोई भी किसी का सवाल नहीं है, तो वो प्रक्रिया शुरू करती है। वो एक शक्ति स्टोन को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकालती है और फिर नीचे भीड़ में देखती है। सभी अब कीर्ति की तरफ देख रहे थे कि कीर्ति किसे पहले चुनेगी, वो कितना लकी होगा जिसे सीनियर कीर्ति टेस्ट करने के लिए पहले चुनेंगी। कुछ तो अपने बाल सही करने लगे और कुछ आगे आने लगे ताकि कीर्ति की नजर उन पर पड़ जाए और उसे ही पहले चुन ले। सभी अपने चुने जाने के लिए एक्साइटेड थे। कीर्ति देखती है कि दो लोगों के आसपास काफी लोग खड़े हैं। एक तो गुप्ता फैमिली का जीनियस लड़का और दूसरा तो अक्षत था, जिसके आसपास उसके पहचान वाले लोग खड़े थे। कीर्ति अक्षत को नहीं जानती थी। वो अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आप पहले आइए। सभी अक्षत की तरफ देखने लगते हैं। सभी जानना चाहते थे कि वो कौन है जिसे सीनियर कीर्ति ने पहले चुना है। CH-49 शक्ति स्टोन पर क्रैक। सभी अक्षत की तरफ देख रहे थे। सबको अपनी तरफ देख अक्षत थोड़ा नर्वस हो जाता है। अक्षत सिर खुजाते हुए कहता है, क्या मैं? कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। उसने तो उसे ही बुलाया था। अक्षत सोचने लगता है कि क्या मुझे ही पहले ये टेस्ट देना होगा? अरे किसी और को पहले नंबर पर बुला लिया होता। पहले नंबर पर जाने में थोड़ा अजीब लगता है। सभी ने अक्षत को देखा तो सबका चेहरा अजीब सा बन गया। सबने सोचा था कि कीर्ति ने जिसे बुलाया होगा वो कोई स्पेशल होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल सा कोई लड़का है। कुछ लोगों को अक्षत से जलन हो रही थी कि कीर्ति ने उसे पहले बुलाया, उन्हें नहीं। वो अब कर भी क्या सकते थे? यहाँ उनकी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो एकेडमी की। और अगर उन्होंने इस लड़के के साथ कुछ किया तो एकेडमी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए ही तो कोई भी कुछ भी विरोध नहीं कर रहा था। और वैसे भी सबने सीनियर कीर्ति के पावर के बारे में भी सुना था कि वो एक काफी पावरफुल स्टूडेंट हैं। यहाँ की उनकी गिनती इस एकेडमी के टॉप 10 लोगों में हमेशा होती है पावर के मामले में। अक्षत को जानने वाले स्पीति वैली मार्केट के लोग उसे चीयर करते हैं और कहते हैं, अक्षय सर आप जरूर पास कर जाएंगे, आप आगे बढ़िए, हमें आप पर भरोसा है। अक्षत सोचता है, पिछली बार जब वामिका के शक्ति स्टोन पर अपनी पावर चेक किया था तो कुछ नहीं आया था, जिसका मतलब था जीरो कल्टीवेशन। इस बार मेरी कल्टीवेशन पावर जीरो नहीं होनी चाहिए है। भगवान प्लीज मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो, बस मेरी एक मदद कर दो। वो अब लंबी सांस लेकर और हिम्मत करके उस स्टेज पर जाने लगता है। स्पीति वैली मार्केट के बाकी लोग बातें कर रहे थे। अक्षत सर बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा सबकी मदद करते हैं और उनकी मेडिसिन तो बहुत ही कमाल की होती है, वो जरूर इसमें सफल हो जाएंगे। दूसरा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको तो सफल हो ही जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होते हैं तो शायद तब हम भी नहीं होंगे। अक्षत अब सामने खड़ी कीर्ति को देखता है, जो बिल्कुल शांत और हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई एक महान पेंटर की महान पेंटिंग हो। कीर्ति के मैनर और बोल सभी बहुत ही सभ्य और एलिगेंट थी, और उसकी ब्यूटी तो कम बिल्कुल नहीं थी। उसके आगे तो पृथ्वी की कई मॉडल भी न ठहरे, ऐसी ब्यूटी थी उसकी। अक्षत तो कीर्ति की ब्यूटी देखकर थोड़ा ठहर सा गया था। वो अब अपने आप को समझाता है कि तेरा दिल किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर क्यों जोर जोर से धड़कने लगता है? क्या तुझे सभी लड़कियां पसंद आ जाती हैं? इस बात का जवाब तो शायद अक्षत के पास भी नहीं था। वो अब इस पर से ध्यान हटा अपने सामने के शक्ति स्टोन पर लगाता है। वो थोड़ा नर्वस था, ये बिल्कुल किसी बोर्ड एग्जाम की तरह था, तो जाहिर सी बात है उसे थोड़ा घबराहट तो होगी ही। वो अपने आप को शांत करने के लिए लंबी सांस लेता है। वो उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मन ही मन मना रहा था कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो। उसकी धड़कनें नर्वस होने के कारण बढ़ी हुई थी। करीब आधा मिनट हो जाता है। सभी लोग टकटकी लगाए सामने देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सीनियर कीर्ति ने जिसे चुना है वो क्या कोई खास है या फिर ऐसे ही। कीर्ति भी जानने के लिए थोड़ा एक्साइट थी। अब 1 मिनट बीत गया और शक्ति स्टोन पर कुछ भी नहीं आया। कीर्ति देख रही थी कि अक्षत के शरीर से एनर्जी का एक कण तक बाहर नहीं आया। कीर्ति अब समझ गई थी। वो अपना सिर न में हिलाते हुए कहती है, आपका कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं है, जीरो कल्टीवेशन है आपके अंदर। ये सुनकर तो अब अक्षत को एक बड़ा धक्का सा लगता है। वो इतने दिनों से यही मना रहा था कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, वो पहले जैसे ही रहा गया। ऐसा अक्षत सोच रहा था। और नीचे खड़े लोग ये सुनकर तो उस पर हंसने लगते हैं। कोई कहता है, अरे जीरो कल्टीवेशन वाला भी टेस्ट दे रहा है, क्या बात है, तब तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसकी बातों में कई लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे।
लोगों की बातें सुनकर अक्षत को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अक्षत अब एक दुख भरी सांस छोड़ता है और फिर स्टेज से नीचे आने लगता है। कीर्ति उसे दुखी देखकर सोचती है, मैं नहीं सोचा था कि उनकी जीरो कल्टीवेशन होगी। वो अब नीचे आता है तो स्पीति वैली मार्केट के लोग उससे कहते हैं, अक्षत सर कोई बात नहीं, आप अगली बार जरूर सफल हो जाएंगे। सभी अब उसे सांत्वना दे रहे थे ताकि अक्षत डिमोटिवेट ना हो। उन सबको अक्षत के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो सभी दिल से चाहते थे कि अक्षत ये टेस्ट पास कर जाए, क्योंकि वे सभी अक्षत का नेचर जानते थे कि वो कितना अच्छा है, वो सबकी मदद करता है। अक्षत के बैग में श्वेता को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि सभी उसके मास्टर पर हंस रहे थे। उसका तो मन कर रहा था कि वो सभी के ऊपर अपना प्रेशर डालकर कुचल दे, लेकिन फिर वो बड़बड़ाती है, जितना है हंसना है हंस लो तुम सब, लेकिन तुम सब मेरे मास्टर के 1,00,000 भागवे के बराबर के पावर को भी नहीं झेल पाओगे। अक्षत अब अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कहता है, अरे इसमें क्या है, मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। वो सामने भले ही ये कह रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी दुखी था। सभी उस पर भले ही हंस रहे हों लेकिन सभी ने एक बात नोटिस ही नहीं की कि उस शक्ति स्टोन के अंदर क्रैक आ गए थे। मतलब अगर कोई उसे हल्के से भी छुएगा तो वो टूटकर बिखर जाएगी। कीर्ति अब गुप्ता फैमिली के लड़के को स्टेज पर बुलाती है। गुप्ता फैमिली के उस लड़के का रुआब ही अलग था, उसके चलने के तरीके से ही उसकी पावर का पता चल रहा था। उसे देखकर भीड़ बातें करना शुरू कर देती है। वो नागपुर के एक बड़े फैमिली से था तो लोग उसे जानते ही थे। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब स्टेज पर आ गया था। वो जैसे ही उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखने वाला था कि उसके हल्के से छूने से ही वो शक्ति स्टोन टूटकर बिखर जाती है। ये देखते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। स्टेज के पास खड़े लोग तो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी के हाथ रखते ही वो शक्ति स्टोन टूट जाए। कीर्ति भी बड़े ही हैरानी से शक्ति स्टोन के टुकड़े को देख रही थी। उसे तो समझ नहीं आया कि यह अभी अभी क्या हुआ। इधर वो लड़का भी हैरान खड़ा था कि उसने तो अभी तक उस पर ढंग से हाथ भी नहीं रखा था, तो ये क्या हो गया। तभी भीड़ में से कोई बोलता है कि मैं एक किताब में पढ़ा था कि जिसकी कल्टीवेशन को शक्ति स्टोन जांच ही नहीं कर पाती, मतलब कि वो बहुत ही हाई कल्टीवेशन या बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो शक्ति स्टोन टूट जाती है। अब तो सभी गुप्ता फैमिली के उस जीनियस लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मतलब ये लड़का बहुत पावरफुल है। अब सब में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। गुप्ता फैमिली का वो लड़का, उसका नाम अविनाश गुप्ता था। वो सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर तो मात्र मार्शल लेवल 8 पर है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। अब उसके दिमाग में एक ही बात आती है, इसका मतलब शक्ति स्टोन पहले से ही टूट चुका था, बस वो अपने बनावट के कारण ऐसा था और मेरे छूते ही वो बिखर गया। इसका मतलब वो लड़का। उसकी आंखें अब भीड़ में अक्षत को ढूंढने लगती हैं। अब उसे समझ आ गया था तो उसकी बहन को कैसे समझ ना आता। उसे तो अविनाश के बारे में पता ही था कि उसका भाई कितना पावरफुल है। वो भी अब अक्षत को अपनी नजरें इधर उधर फिरा कर ढूंढने लगती है, लेकिन उन दोनों को ही अक्षत कहीं भी नजर नहीं आता है। नजर आता भी कैसे, वो तो अब यहां से जा चुका था। इधर अक्षत अभी भी एकेडमी के कैंपस में ही था। वो धीरे धीरे बाहर जा रहा था। वैसे भी बेचारे का दिन ही आज खराब था। इधर श्वेता को वहां स्टेज पर जो भी हो रहा था वो सुनाई दे रहा था। वो एक हाई लेवल की बीस्ट है तो वो दूर तक की आवाज को आसानी से सुन सकती है। वो सोचती है मास्टर का कल्टीवेशन वो एक शक्ति स्टोन बता पाएगी। क्या मजाक चल रहा है। मास्टर जिस लेवल पर है वो जब मुझे ही नहीं पता तो वो मामूली सी शक्ति स्टोन में कहां से दम। उसने तो जब अक्षत ने उस शक्ति स्टोन पर हाथ रखा था तो स्टोन के क्रैक होने की आवाज सुनी थी। उस समय तो सभी लोग अक्षत पर हंस रहे थे। यहाँ स्टेज के पास अब काफी ज्यादा शोर हो रहा था। तभी कीर्ति सबको शांत करते हुए बताती है कि शक्ति स्टोन का ऐसे टूट जाना 2 कारणों से होता है। एक तो जब कोई बहुत ही ज्यादा हाई कल्टीवेशन वाला इस पर हाथ रखता है तो वो उसकी पावर को झेल नहीं पाती, या फिर जब शक्ति स्टोन की उम्र खत्म हो जाती है। उम्र खत्म हो जाती है, सभी के मुंह से निकलता है। कीर्ति कहती है, हाँ, जब शक्ति स्टोन बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाता है तो उसकी उम्र खत्म हो जाती है, तो उसका ऐसे टूटकर बिखर जाना नॉर्मल है। लोगों को अब समझ आया कि आखिर क्या बात थी। नहीं तो लोग हैरान थे कि भला गुप्ता फैमिली का लड़का इतना पावरफुल कब हो गया कि ऐसी शक्ति स्टोन को तोड़ने लगा। लेकिन ये कहने के बाद कीर्ति के मन में चल रहा था, इस शक्ति स्टोन की अभी तो उम्र खत्म नहीं हुई थी, इसे मैंने अभी जल्द ही एकेडमी के खजाने से लिया था। फिर वो अपना सिर न में हिलाते हुए और धीरे से कहती है,
छोड़ो भी बाद में इस पर विचार करेंगे, पहले जो काम मिला है उसे पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर वो एक दूसरा शक्ति स्टोन अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकालती है और फिर अविनाश से उस पर हाथ रखने को कहती है। अविनाश उस पर हाथ रखता है तो कुछ ही देर बाद उस पर नंबर आता है मार्शल लेवल 8, जो कि उसकी सही कल्टीवेशन थी। लोग यह देखकर राहत की सांस लेते हैं, उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था। अविनाश अब स्टेज से नीचे आने लगता है, वो अपनी बहन को कुछ इशारा करता है, उसकी बहन उसका इशारा समझ जाती है और वो वहां से चली जाती है। अविनाश सोच में पड़ जाता है, आखिर वो लड़का था कहां से, मुझे उसके बारे में जानना है। इधर कीर्ति भी थोड़ा राहत महसूस कर रही थी कि सब ठीक था। वो अब एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाकर उनकी कल्टीवेशन पावर को चेक कर रही थी। CH50 पहली नजर वाला प्यार। अक्षत आप अपना मुंह लटकाए बाहर जा रहा था। वो दुखी था कि वह टेस्ट में सफल नहीं हो पाया। उसने काफी मेहनत किया था इसके लिए, रोज भगवान से मनाता कि उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत हो जाए और फिर सो जाता। उसने तो इतने दिनों में यही किया था, तो दुखी होना स्वाभाविक था। हालांकि वो 3 साल से मास्टर भूमि से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे कल्टीवेशन करना सिखा दे, लेकिन जब उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत ही नहीं थी, तो भूमि उसे कैसे सिखाती। भूमि ने जब देखा कि अक्षत की कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हो रही है, तो फिर उसने अक्षत को दूसरी स्किल सिखाना शुरू कर दिया, जिसमें अक्षत महारत हासिल करते गया। अक्षत जब गेट के पास पहुंचा, तो वो और भी दुखी हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके तो 1000 सोने के सिक्के भी चले गए, मतलब हाल तो वही हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, मार खाया 4 आने। वो कुछ सोचता है और फिर गेट कीपर के पास जाकर कहता है, क्या यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट नहीं होते, उनके पैसे लौटाने की कोई रिफंड पॉलिसी है? अगर है तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो दोनों अक्षत को फिर से देखकर घबरा गए। अभी कुछ देर पहले ही ये लड़का उनके नौकरी खाने की बात कर रहा था, और अब यह फिर से आ गया और फिर हमसे रिफंड मांग रहा है। गेट कीपर कहता है, यहाँ रिफंड करने की कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं दिए जा सकते। अब तो अक्षत का चेहरा अब और भी गिर जाता है। वो सोच रहा था कि एक तो टेस्ट में फेल हो गया, ऊपर से 1000 सिक्के भी चले गए, क्या ही बुरा दिन था आज। वो दोनों गेट कीपर समझ गए थे कि अक्षर जरूर अपने टेस्ट में फेल हो गया है, नहीं तो वो अगर पास हो गया होता तो हॉस्टल में ही रोक लिया जाता और फिर यहाँ आकर ये रिफंड की बात भी नहीं करता। उन दोनों को अक्षत पर तरस आ रहा था। अक्षत का चेहरा ही ऐसा उतरा हुआ था कि किसी को भी उस पर तरस आ जाता। लेकिन तभी अक्षत को अपना पुराना सवाल याद आता है। वो कहता है, आप सबने बताया नहीं था कि मैं गेट कीपर की नौकरी कैसे पा सकता हूँ, मैं कम पैसे में भी काम कर सकता हूँ। ये सुनकर तो अब दोनों गेट कीपर का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। मतलब ये लड़का उनके नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्या यह आज उनकी नौकरी लेकर ही मानेगा? अब तो ये दोनों इसे यहाँ से कहीं भेज भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो ये फेल हो ही चुका है, तो उसके पास पर्याप्त समय है इस चीज पर बात करने के लिए। दोनों गेट कीपर इशारों ही इशारों में कुछ बातें करते हैं, और फिर एक गेट कीपर एक थैली लाकर अक्षत को पकड़ा देता है और कहता है, भाई ये लो, हमने तुम्हारा रिफंड कर दिया है, अब खुश, यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए था, अब तुम आराम से घर चले जाओ, यहाँ बिल्कुल भी मत रुको। अक्षत अपने पैसे वापस से देखकर खुश हो जाता है। उसका तो अभी जो दुखी मन था, अब वो हंस रहा था। उसके हाथ में उसके पैसे जो थे, पैसे के आगे उसका दुख क्या टिकता। कहा जाता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जो सही भी है, लेकिन जब पैसे मिल जाते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। उन दोनों गेट कीपर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उन दोनों का इस लड़के से जल्द पीछा छूट जाए, नहीं तो ये लड़का उनकी ये नौकरी लेकर ही मानेगा। इसलिए ही उन दोनों ने अपने पैसे से उसको रिफंड किया था। अक्षत अब उस थैली से सभी सिक्के एक एक करके गिरने लगता है। वैसे भी ये तो उसकी पुरानी दुनिया की आदत थी, जो ऐसे तो छूटने वाली नहीं थी। सभी तो नोट गिनने की मशीन से नोट काउंट होने के बाद भी थूक लगाकर गिनते हैं, तो यहाँ तो बात ही अलग थी। उसे ऐसे सिक्के गिनता देख वे दोनों गेट कीपर अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। हे देवता, ये हम दोनों का पाला किस लड़के से पड़ गया है। मतलब एक तो हमने इसके पैसे अपने खाते में से लौटा दिए, और यह ऐसे गिन रहा है कि जैसे हमने इसमें कोई कमी रखी हो। अरे भाई, उस पर बैंक मोहर लगा है, जिसका मतलब है इसे बैंक ने सुनिश्चित किया है कि इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। अक्षत जब गिनती खत्म कर लेता है, उसमें पूरे 1000 सिक्के ही थे, तो वो उन दोनों को धन्यवाद करता है उसके पैसे लौटाने के लिए। अक्षत को अब खुशी इस बात की थी कि फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके पैसे तो बच गए।
इधर श्वेता जो अक्षत के बैग में थी, वो सोचती है वाह क्या बात है, ये तो बिना पावर यूज किए सिर्फ कुछ शब्द कहकर अपना सामान ले लेना, ये तो मास्टर का हिडन टैलेंट है। अक्षत अब काफी आगे आ गया था, वो अब जंगल में था, रास्ता काफी सुनसान था। अक्षत को डर लग रहा था कि कोई जंगली बीस्ट उसे रास्ते में ना मिल जाए। इधर श्वेता काफी धीरे से कहती है, अब तो बाहर आ जाओ, तुम कब से मास्टर का पीछा कर रही हो। श्वेता ने किसी को महसूस किया था कि कोई उसके मास्टर का पीछा कर रहा है, अकेडमी के गेट से ही। तभी अक्षत के सामने एक लड़की अचानक से आ जाती है। अक्षत डर के मारे कहता है, अरे मम्मी बचाओ। लेकिन वो देखता है तो सामने वही लड़की खड़ी थी, जो अविनाश की बहन थी। अक्षत को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो कहता है, अरे गुप्ता फैमिली की गुस्सेल जीनियस लड़की। वो लड़की थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हें गुस्सेल लगती हूँ? बताओ मुझे, मैं तुम्हें गुस्सेल लगती हूँ? अक्षत तो उसका ये रूप देखकर 2 कदम पीछे हो जाता है। वो सोचता है सभी सही ही कह रहे थे, ये गुस्सेल ही है, और साथ में थोड़ी डरावनी भी। अक्षत कहता है, सॉरी, अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा हो। वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, वैसे मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, और तुम्हारा? अक्षत को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये लड़की यहाँ उसके सामने अचानक से कैसे हाजिर हो गई। क्या इसे टेस्ट नहीं देना है? और ये मुझे अपना नाम क्यों बता रही है? मुझे इससे क्या मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा अक्षत सोच रहा था। लेकिन अक्षत कुछ कहता नहीं। वो थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसने अंजलि के बारे में काफी डरावनी बातें सुनी थी, जैसे कि उसने अपने ही गार्ड को पीट दिया था, वो भी बड़े ही बुरे तरीके से, जबकि गार्ड ने कोई गलती भी नहीं की थी। वो कहता है, मेरा नाम अक्षत सिंह है। अंजलि अब सोच में पड़ जाती है। उसे किसी भी ऐसे बड़े फैमिली का नहीं याद आ रहा था जिसका सरनेम सिंह हो, और उसने तो कभी भी सिंह सरनेम के किसी पसंद का नाम तक नहीं सुना था। वो आगे कहती है, क्या तुम किसी बड़े फैमिली से हो? अंजलि की आंखें अक्षत के ऊपर ही थी। उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही था। अक्षत थोड़ा घबरा रहा था, उसे इस जंगली शेरनी से डर जो लग रहा था। अक्षत कहता है, वो मैं किसी फैमिली से नहीं आता। सच कहूं तो मेरा यहाँ कोई फैमिली है ही नहीं। अंजलि अपनी आंखें और तीखी करते हुए कहती है, वैसे तुम कहाँ रहते हो? अक्षत कहता है, मैं स्पीति वैली के पहाड़ी पर रहता हूँ। अंजलि सोचने लगती है, जहां तक मैंने सुना है कि स्पीति वैली के पहाड़ी पर कई खतरनाक बीस्ट रहते हैं, और अभी हाल ही में कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई बहुत ही हाई लेवल का बीस्ट भी रहता है। अब तो मेरा शक इस पर और भी बढ़ते जा रहा है। इधर अक्षत के दिमाग में चल रहा था कि ये मेरी पहचान और पता क्यों पूछ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो और सामने सीआईडी का ऑफिसर पूछताछ कर रही हो। आखिर इसका ऐसा करने का क्या मतलब है? कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है? कहीं इसे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया है मुझसे? क्या मैं इतना हैंडसम हूं कि एक बड़ी फैमिली की लड़की मुझसे बातें करने के लिए यहां तक चली आई? मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक लड़की जो बहुत ही गुस्सैल है, वो मेरे प्यार में गिर जाएगी। मैंने तो एक मूवी में देखा था कि जब किसी को पहली नजर वाला प्यार होता है, तो वो अपने प्यार के बारे में जानने के लिए उसका पीछा तक करता है। हाँ, तभी तो ये मुझसे मेरा नाम और पता पूछ रही है। अरे पसंद करती हो तो बोल देना चाहिए, ऐसे डराकर मुझसे मेरा नाम पूछने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी साइड क्लियर कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये बाद में मुझे पर धोखे का इल्जाम भी लगा सकती है। अक्षत अब किसी हीरो की तरह अपना पोज बनाते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ऐसा इस उम्र में हो जाना आम बात है। अंजलि को अक्षत की बातें समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाहता है। अक्षत आगे कहता है, देखो मैं तुम्हें अपनी तरफ से सब कुछ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो मैं पहले ही किसी को पसंद करता हूँ, और वो भी मुझे पसंद करती है। लेकिन अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। धीरे धीरे मैं तुम्हें भी पसंद करने लगूंगा। ये सुनकर तो अंजलि के दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। उसने तो सोचा था कि ये अपनी सच्चाई बताने जा रहा है, लेकिन ये तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है। अरे शक्ल भी देखी है इसने अपनी आईने में, एवरेज ही दिखता है, ऊपर से किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं है, तो ये सोच भी कैसे सकता है? अरे मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैमिली के लड़के तैयार हो जाए, तो मुझे इसकी गर्लफ्रेंड क्यों बनना है? और क्या कहा इसने कि यह मेरी भावना को समझ रहा है? अरे क्या खाक तुम समझ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई जान आई हूँ, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने नहीं। और लास्ट में क्या कहा कि इसके दिल में पहले से ही एक लड़की है,
और मुझे भी ये अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और धीरे धीरे पसंद भी करने लगेगा। अरे मुझे तुम जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड तक बिल्कुल भी नहीं बनना है, जो एक लड़की के साथ नहीं है और दूसरे के बारे में सोचता है। ऐसा सब अंजलि के दिमाग में चल रहा था। पर अंजलि के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसका चेहरा जरूर लाल हो गया था अक्षत की बातें सुनकर। उसे आज तक किसी लड़के ने ऐसे प्रपोज नहीं किया था, सभी उससे डरते थे, तो किसी भी लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे कोई प्रपोज करे। वो सुंदर तो थी और कई बड़े फैमिली के लड़के पसंद भी करते थे उसे। पर वही बात थी कि जंगली शेरनी को कौन प्यार करे, कहीं उसने उस पर हमला कर दिया तो। Like, subscribe, and turn on notifications for RK Novels Podcast.